मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। सुपर इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन। इसका दूसरा नाम है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। जो अपन ने टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल पढ़ा अभी, उसी की एप्लीकेशन है ये। Now look here. This is MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट। इसके पहले एक बात बताओ, गैल्वेनोमीटर सबने देखा है, राइट? हल्का फुल्का थोड़ा बहुत नहीं देखा? गैल्वेनोमीटर अब नहीं देखा तो कैसे देखा है? कितनों ने नहीं देखा गैल्वेनोमीटर? नहीं देखा? नहीं देखा पूछ रहे, नहीं देखा तुम दोनों ने? अच्छा ठीक, चलो ठीक है, ठीक है। सुनो, एमीटर, एमीटर भी देखा होगा। ओके चलो ठीक है, सुनो सुनो, देखो यहां देखो, फोकस। इस तरीके की एक डिवाइस रहती है ऐसी, इसमें ऐसा एक एरो रहता है, राइट? यहां पर रीडिंग्स लिखी रहती है। इसको आप एक सर्किट में कनेक्ट करते हो, और अगर सर्किट में करंट फ्लो होता है तो ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन, राइट? सेम ऐसे दिखता है एमीटर, बस गैल्वेनोमीटर का जीरो बीच में रहता है, एमीटर का जीरो यहां रहता है, तो नीडल इस साइड रहती है। एमीटर में जीरो यहां लिखा रहेगा, फिर अगर मान लो 100 एम्पियर का एमीटर है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100। तो मान लो जब तुम इसको कनेक्ट करोगे काय में, सर्किट में, तो जितना करंट फ्लो हो रहा होगा ये वहां चली जाएगी। जैसे मान लो करंट फ्लो हो रहा है 40 एम्पियर, तो ये यहां चली जाएगी। जैसे ही स्विच को बंद करोगे ये नीडल वापस से कहां आ जाएगी? जीरो पे। ये तो है क्या? एमीटर। एमीटर मेजर्स द वैल्यू ऑफ करंट। एमीटर क्या करता है? करंट की वैल्यू को मेजर करता है। एंड गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द वैल्यू ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर नहीं करता, गैल्वेनोमीटर करंट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। किसी सर्किट में करंट है कि नहीं है कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर। कितना है वो कौन बताएगा? मीटर। तो कई बार हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जब एमीटर बता ही रहा है कितना है, तो एमीटर ये तो बता ही देगा कि है कि नहीं,
जब है तभी तो बता रहा। लेकिन कई बार क्या होता है, अब तुमने एमीटर लिया 100 एम्पियर की रेंज का, ये शुरू 10 एम्पियर से हो रहा है, और मान लो किसी सर्किट में माइक्रो एम्पियर लेवल का करंट फ्लो हो रहा हो। माइक्रो एम्पियर मतलब 10 पावर -6 एम्पियर का। तो 10 पावर -6 एम्पियर का करंट ये एमीटर मेजर कर पाएगा क्या? नहीं, हिलेगा ही नहीं इसकी जो ये है नीडल अपनी जगह से। तो इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट 100 एम्पियर का एमीटर तो मेजर नहीं कर सकता। तो फिर आप क्या लगाते हो? गैल्वेनोमीटर, सिर्फ चेक करने कि करंट है भी कि नहीं है। तो कई जगह गैल्वेनोमीटर का बहुत यूज है डूड, क्योंकि कई जगह तुम्हें करंट जो है वो मेजर नहीं करना, सिर्फ पता करना है फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। और वो आप कैसे पता कर सकते हो? गैल्वेनोमीटर का यूज करके। नाउ सी गैल्वेनोमीटर कैसा होता है। ये नीडल रहती है सेंटर पे, और यहां इसका रहता है 0। इसको हम कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? नल डिफ्लेक्शन। मतलब इस केस में गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट शो नहीं कर रहा। हमने इसको सर्किट में लगाया, और सर्किट में लगाने के बाद की को क्या किया? ऑन। जैसे ही तुम की को ऑन करोगे, तुरंत ये नीडल किसी एक तरफ जाएगी, या तो इस तरफ या इस तरफ, और जाके तुरंत वापस फिर से काय पे आ जाएगी? 0। और तुम्हें ये कारना फिर से देखना है, तो फिर से की को क्या करो? बंद, और फिर क्या करो? चालू। ये नीडल कहीं पर भी जाकर अटकती नहीं है, जाकर वापस से काय पर आ जाती है? नल डिफ्लेक्शन पर। क्योंकि सिर्फ डिटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? डिटेक्ट। डिटेक्ट कैसे करते हैं? जाएगा वापस, समझ में आ गया करंट है, तुम्हें फिर से देखना है, फिर नीडल को क्या, की को बंद करो, चालू करो, ये फिर जाएगा, फिर वापस। एक काम करना, बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर देना, अब की को ऑन करना। तो जैसे मान लो पहली बार में ये यहां जा रहा था, तो जैसे ही टर्मिनल चेंज हो गए दूसरी बार में ये कहां जाएगा? यहां। मतलब ये एक और चीज बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। बैटरी के टर्मिनल चेंज करने से करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यह भी कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर। इसलिए इसके दो तरफे होते हैं, एक तरफा एक डायरेक्शन, दूसरी तरफा दूसरा। इफ यू विल चेंज द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसका भी डायरेक्शन ऑफ नीडल क्या हो जाएगा? चेंज। ये जाकर तुरंत वापस आ जाता है ऑन इंस्टेंट। यही कलाकारी हमें इससे समझनी है कि ये कैसे होता है। दिस इज द गैल्वेनोमीटर, राइट। एक और बात, थर्ड थिंग, करंट के अमाउंट को बढ़ाकर देखना, तो नीडल का डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। पहले कम अमाउंट फ्लो कर रहे थे, स्विच चालू किया, नीडल गई वापस। करंट का अमाउंट बढ़ाया, स्विच चालू किया, नीडल गई वापस। समझ पा रहे हो? तो डिफ्लेक्शन कम होता है कब? जब करंट का अमाउंट कम हो। और डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है कब? जब करंट का अमाउंट क्या हो? ज्यादा। आना एट द एंड उसे कहां है? वापस अपने घर, 0 पे। तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द वैल्यू ऑफ करंट, एंड द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर। जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है वो काय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के, जो काय में फ्लो हो रहा है? गैल्वेनोमीटर। ठीक, यही गैल्वेनोमीटर ये रहा, अंदर से ऐसा होता है। जो तुम्हारी नीडल बार बार इधर उधर हो रही है, इस नीडल के जस्ट पीछे लगी है एक कॉइल। ये है वो रेक्टेंगुलर कॉइल। इस कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n। ये कॉइल ही करंट के कारण रोटेट करती है, और इसी कॉइल के रोटेशन को आप नीडल के रोटेशन में देख पाते हो। एट द एंड व्हाट इज रोटेटिंग हियर? द कॉइल। और हमें पता है कि जब हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, राइट, और उसमें से क्या फ्लो करते हैं? करंट। तो उस कॉइल पर क्या लगता है? टॉर्क। कल ही पढ़ा। A rectangular coil or any coil in the magnetic field, if the current is flowing through the coil will experience some torque, और टॉर्क के कारण वो कॉइल क्या कर जाती है? रोटेट। इतना तो हमने कल पढ़ा था।
लेकिन हमने सिर्फ यह पढ़ा था कि फोर्स या सॉरी टॉर्क लगने पर वो कॉइल रोटेट करती है। वापस आने की कंडीशन कहां थी? वापस तो आ ही नहीं रही थी। जितना उस पर टॉर्क लग रहा था वो रोटेट कर जा रही थी। वापस लाने के लिए हमने कॉइल के नीचे वाले पोर्शन में क्या लगाई है? स्प्रिंग। ये लगी स्प्रिंग, देखो ये रिजिड सपोर्ट है, T1 रिजिड सपोर्ट, एक T2 रिजिड सपोर्ट। इस सपोर्ट के बीच में इस कॉइल को हमने फंसाया है और कॉइल के नीचे क्या लगाई है? स्प्रिंग। तो देखो जैसे ही स्विच ऑन हुआ, इसमें से करंट फ्लो हुआ, ये अपने आप को क्या करेगी? रोटेट। जैसे ही रोटेट करेगी ये स्प्रिंग तन जाएगी। तनेगी तो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है। क्या लगाती है? रिस्टोरिंग फोर्स। हालांकि यहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। क्या लगाएगी? रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे ये जाएगी टॉर्क लगेगा, कहां आ जाएगी? वापस। तुम्हारा एक फिनोमिना हो गया। तुम्हें फिर से देखना है, फिर से कॉइल को बंद करो और क्या करो? चालू। करंट जाएगा, ये क्या करेगी? रोटेट। स्प्रिंग लगी है, कहां आ जाएगी? वापस। और इसी कॉइल का डिफ्लेक्शन तुम काय में देख पा रहे हो? नीडल में। ठीक। ये जो गोला लगाया है कॉनकेव मिरर, इसका यहां पर कोई रोल नहीं है। इस कॉनकेव मिरर में आप रीडिंग नोट करते हो। जो आप देखोगे ना गैल्वेनोमीटर, उसके पीछे का शेप ऐसा रहता है, इस टाइप से। ऐसा गैल्वेनोमीटर देखना, उसके पीछे का वो पीछे साइड क्या लगा रहता है? कॉनकेव मिरर, टू रीड टू नोट द रीडिंग्स। ठीक। तो डिफ्लेक्शन नोट करने के लिए कॉनकेव मिरर लगाते हैं, इसका और कोई यूज नहीं है। जो इसके अंदर वायर है वो फॉस्फर ब्रोंज का है। इसकी डेप्थ इतनी ज्यादा इसीलिए है क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई इसको हर अल्टरनेट ईयर्स पे, इवन रेगुलर ईयर्स पे पूछ लेता है। तो इसकी जितनी डेप्थ करके जाओ उतना अच्छा है, राइट। तो इसमें देखो ये जो वायर है ये काय का है? फॉस्फर ब्रोंज का। क्यों लिया है फॉस्फर ब्रोंज का वायर? वी विल सी, अभी देखेंगे। बीच में कॉइल के एक सॉफ्ट आयरन कोर डाला है, राइट। ये सॉफ्ट आयरन कोर क्यों डाला है ये भी अपन देखेंगे। ये सब मैग्नेटिक्स से रिलेट करता है, ये सारी की सारी चीजें। लेकिन ये सब छोटे मोटे फंक्शंस हैं कि फॉस्फर ब्रोंज का वायर क्यों ले रहे, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों डाल रहे, ये सब छोटे मोटे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। मैंने आपसे कहा दिस कॉइल विल एक्सपीरियंस टॉर्क इन द मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल रोटेट। स्प्रिंग लगाया है तो रोटेशन वापस। ज्यादा करंट फ्लो करोगे, ज्यादा रोटेट, एंड देन वापस। ठीक। तो आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व करो। तो इस कॉइल को हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर रखा है, राइट। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं ये। कौन सी मैग्नेट्स है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मैग्नेट रखने का एक पर्पस है। ये बहुत बार पूछता है, व्हाई वी आर यूजिंग द सिलेंड्रिकल मैग्नेट हेयर। क्योंकि सिलेंड्रिकल मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ रहती हैं। अगर हम अपने जनरल टर्म्स में समझें तो जो टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई ए बी कॉस थीटा होता है या एन आई ए बी साइन फाई होता है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का या सिलेंड्रिकल मैग्नेट के यूज होने का पर्पस यह है कि कॉइल तुम्हारा कितना भी रोटेट कर जाए, किसी भी एंगल पर रहे, आपका फाई हमेशा कितना रहता है? 90 डिग्री। मतलब टॉर्क हमेशा क्या मिलता है? मैक्सिमम। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कॉइल के साथ अरेंज रहती है कि ऑलवेज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री, या कह लो मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है? रेडियल। टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती हैं। इसका मतलब है कि टॉर्क आपको हमेशा क्या मिलेगा? मैक्सिमम। इसका मतलब फाई हमेशा क्या होगा? 90। इसका मतलब है आपका प्लेन इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का मतलब सेम है। देखो अभी भी प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? पैरेलल है।
इसी केस में तो मैक्सिमम टॉर्क लगता है, अभी तो स्पेशल केस पढ़ा है, व्हेन द प्लेन इज पैरेलल टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर यहां कहीं निकल रहा होगा। हालांकि ये मैग्नेट्स कैसी हैं, सिलेंड्रिकल, तो अगर ये रोटेट भी हो जाए तो फिर मैग्नेटिक फील्ड वहां से परपेंडिकुलर पड़ रही होगी इस पे। इसका मतलब है इतनी शानदार मैग्नेटिक फील्ड है ये कि हमेशा प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ 0 डिग्री बनाती है। मतलब हमेशा इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर रहता है काय के, मैग्नेटिक फील्ड के। बहुत इंपॉर्टेंट है यह समझना। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग व्हाट, द सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। That's why the angle between magnetic field and area vector is always 90. That's why the plane of the coil is always parallel to what? The magnetic field. ठीक, तो जो आप टॉर्क लगा रहे हो जिसके कारण इस कॉइल में डिफ्लेक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन, इस टॉर्क का नाम है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या है इसका नाम, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जैसे ही करंट फ्लो हुआ इसमें क्या लगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा, जिसका मैग्नीट्यूड है टाउ इज इक्वल्स टू NIAB। व्हाई, बिकॉज फाई इज ऑलवेज 90 डिग्री। इस टॉर्क के कारण तुम्हारी कॉइल क्या हो गई, रोटेट। ठीक, मान लो कॉइल जितनी रोटेट हुई है वो अल्फा एंगल से रोटेट हुई है। कितने एंगल से रोटेट हुई है, अल्फा। और थीटा फाई का काम तो हो गया। अब मान लो कॉइल, जैसे मान लो कॉइल ऐसी थी और जैसे इस पे टॉर्क लगा तो ये यहां पहुंच गई, तो कितना एंगल बना रही है, अल्फा। ये अल्फा एंगल ना तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, ना एरिया वेक्टर के साथ है, किसी के साथ नहीं है। अल्फा एंगल है क्या, तो अल्फा एंगल है तुम्हारा जितने एंगल से तुम्हारी कॉइल क्या हुई है, रोटेट। ये रखी कॉइल और ये ऐसी हो गई, तो कितना 30 डिग्री करीब रोटेट हुई है। इसको वापस आना है, कहां आना है, वापस। ठीक, तो मान लो कॉइल में जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, अल्फा। और जैसे ही अल्फा डिफ्लेक्शन होगा, ये स्प्रिंग के कारण इस पे क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक, कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू माइनस KX, याद है, वेयर K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड X इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको थोड़ा सा और याद दिलाया जाए, ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल कंडीशन में है। अगर आप स्प्रिंग को खींच दो तो स्प्रिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, X। तो ये स्प्रिंग अपने आप कहां जाएगी, वापस। क्यों जाएगी, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग। एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट, F इज इक्वल्स टू KX। ठीक, तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू KX। माइनस साइन इज ओनली अबाउट द डायरेक्शन, हटा दो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सेम फॉर्मूला मुझे रोटेशनल के टर्म्स में लिखना है, काय के टर्म्स में, रोटेशनल, तो फोर्स का रोटेशनल एनालॉग कौन है, टॉर्क, इज इक्वल्स टू K, तो कांस्टेंट ही है। और डिस्प्लेसमेंट का रोटेशनल एनालॉग कौन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, अल्फा, टाउ इज इक्वल्स टू K अल्फा। ये कौन सा टॉर्क है, रिस्टोरिंग। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा ही, और उतना ही लगेगा जितना कौन लगा है, डिफ्लेक्टिंग। तभी वो अपनी कौन सी पोजीशन पर आ पाएगी, इनिशियल। उससे ज्यादा लग जाएगा तो दूसरी तरफ घूम जाएगी, नीडल यहां से यहां जाके 0 पे ना आके दूसरी तरफ निकल जाए, वो भी तो पॉसिबल नहीं है। उसे हमेशा कहां आना है, 0 पे। तो जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है उतना ही कौन सा लगता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। And what is the formula for restoring torque? Tau is equals to K alpha, where alpha is the deflection. Alpha क्या है, deflection है जो उसमें हुआ है, या angular displacement. K is called torsion's constant, या वो spring constant जो आपने पढ़ा था, right? तो ये दो टॉर्क हैं, and mathematically at the point of equilibrium both the torque would be what, equal.
दोनों को क्या कर दो, इक्वेट। जैसे ही दोनों को इक्वेट करोगे, NIAB इज इक्वल्स टू K अल्फा। INAB अपॉन K इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक। N नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, A एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट, B मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, K कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट, विच इज कॉल्ड कैपिटल G। कैपिटल G इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या कहलाता है कैपिटल G? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और अगले ही स्टेप में आप लिख सकते हो I इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा। और यही थी शुरुआत गैल्वेनोमीटर की, कि जितना करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन। द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यही शो करना था हमें, दैट I प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अल्फा। The current flowing in the galvanometer is directly proportional to the deflection in the coil. This is the main theory of moving coil galvanometer. What is the principle of moving coil galvanometer? वर्किंग और थ्योरी तो समझ ली, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? It is based on the principle that if any rectangular coil is placed in the magnetic field, it will experience some torque, right? कि कोई भी अगर आप रेक्टेंगुलर कॉइल को, अभी तो बताया कि ये काय के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो कल पढ़ा, कल क्या पढ़ा, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। उसी टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल पे ये डिपेंड करता है, राइट? सो दिस इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कोई दिक्कत हो इसमें तो पूछ लो।